हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल 3 समेत कई अन्य परीक्षाएं अगर बिहार में आयोजित होती है तो सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो महिलाओं के लिए बनता है जो विवाहित होती हैं। तो प्रश्न ये है कई सारे महिलाओं का कि मेरा जो जाति प्रमाण पत्र हो या फिर अस्थाई या फिर EWS या फिर कोई अन्य प्रमाण पत्र वो मैं कहाँ से बनाऊँ। क्या वो मैं अपने पति के घर यानी ससुराल वालों के नाम से बनाऊँ या फिर अपने मायके के नाम पर बनाऊँ या मायके के एड्रेस पर बनाऊँ। तो इसी वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बता दूंगा कि आपको सर्टिफिकेट कहाँ से बनाने हैं और किस प्रकार से आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम जो है आपका वो सोल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल और है। कई सारे महिलाएं ने हमें जो कमेंट किया था उसमें उन्होंने ये पूछा कि जो ये 35% आरक्षण मुझे मिला है, महिलाओं को जो मिला है, ये किस तरह से वर्क करता है पूरे वैकेंसी पर। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब चूँकि देखिए यहाँ पर इस वैकेंसी में अगर हम किसी एक पोस्ट का ही ले लें, जैसे सचिवालय सहायक, तो यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या 1360 है, जिसमें महिलाओं को 460 सीटें मिली है। ठीक है, तो अगर ये 460 सीटें फुलफिल नहीं होते तो किस प्रकार से इसको भरा जाएगा। ये सीटें खाली नहीं जाती, एक बात समझ लीजिएगा, इसको किसी न किसी रूप से भर ही लिया जाएगा। और कैसे भरा जाता है वो देख लीजिएगा इस वीडियो में कि पुरुषों को हटा करके वहाँ पे महिलाओं को भर दिया जाता है। कैसे भरा जाता है वो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बिहार में जो 35% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को उसके बारे में बात करते हैं। 35% के अलावा भी 3% आपका WBC भी होता है, जैसे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी 3% अलग से आरक्षण है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये 35% के बारे में जानते हैं कि ये 35% वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए 3 तरह के नियम बने हैं दोस्तों। आइए एक एक नियम को हम लोग समझते हैं और समझने का कोशिश भी करते हैं। देखिए ये आपका देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग का जो है ये लेटर है, जिसमें सारा चीज़ जो है 35% क्षैतिज आरक्षण के बारे में बताया गया है और रोस्टर बिंदु का भी निर्धारण इसी में किया गया है। तो आइए नीचे चलते हैं और देखिए यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे बताया गया। देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि सुविधा की दृष्टि से 100 पदों पर नियुक्ति हेतु विरुद्ध चयन की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी कि 100 पदों की एक वैकेंसी निकाली गई। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है जिसमें बताया जा रहा है कि 100 पद पर बहाली निकली। सर्वप्रथम 50% मेगा मेरिट के आधार पर जो चयन किया जाएगा, जिसमें से आरक्षित वर्ग, गैर आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि जो 50 सीट रहेगा शुरुआत का, यानी 50%, इसमें सभी को ऐड किया जाएगा, चाहे वो जो भी टॉपर हो, चाहे वो महिला हो, आरक्षित वर्ग का हो, BC, MBC, SC, ST या फिर जनरल कोई भी हो, इनके लिए 50 सीट तो फिक्स है कि भर गया मेरिट के आधार पर। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण क्या होगा दोस्तों। तो दूसरा चरण जो है उसमें आरक्षित वर्ग के 50% पदों हेतु चयन किया जाएगा। इसमें 47% के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि 3% पद सभी आरक्षित वर्ग की मात्र महिलाओं के लिए अनुमान्य होगा। यानी कि जो बाकी का 50 सीट बचता है उसमें से 3% जो है वो WBC महिलाओं के लिए चला जाएगा। बाकी के 47 में उन महिलाओं और पुरुषों के लिए है जो आरक्षण कोटे में आते हैं, उनके लिए रखा गया है। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा चरण देखिए समझने वाली बात है। सबसे पॉइंट नंबर जो 3 है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चयन का तीसरा चरण हम लोग देखते हैं। तो चयन का तीसरा जो सिस्टम है इसमें बताया गया है कि इसकी गणना की जाएगी कि 100 पदों हेतु चयनित सूची में बिना 35% क्षैतिज आरक्षण के अलग अलग आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग में कितनी महिलाएं चयनित हो पाई हैं। यदि उनका 35% क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा हो गया है तो यह चयन सूची नियुक्ति हेतु अंतिम मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे 50 सीट पर तो आपका पूरा हो चुका है और अगर 35% महिलाएं ऑटोमेटिक इसमें भर जाती है तो इसको अंतिम मेरिट माना जाएगा। लेकिन अगर 35% महिलाएं नहीं भरती है तब क्या होगा दोस्तों। तो यदि इस आधार पर महिलाओं को 35% आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं होता है तो जिस वर्ग विशेष यानी कि आरक्षित या फिर गैर आरक्षित में महिलाओं की संख्या में कमी होगी, उस कोटि में 35% की सीमा तक इसे पूरा करने के लिए मेधा क्रम में न्यूनतम स्थान वाले पुरुष अभ्यर्थी को उतनी संख्या में हटाया जाएगा जितने की 35% की महिलाओं की आरक्षण सीमा पूरी हो जाए। यानी दोस्तों यहाँ पे साफ ये कहा गया है कि जब मान लीजिए 100 सीटें हैं उसमें अगर 35 महिलाएं ऑटोमेटिक रूप से, चाहे वो आरक्षित पद पे हो या फिर गैर आरक्षित पद पर भर जाती है तब तो ठीक है। अगर नहीं भरती है, मान लीजिए होता क्या है कि BC कैटेगरी या फिर EBC कैटेगरी हो, ठीक है, या फिर जनरल ही मान लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर 100 सीट है जनरल के टोटल, जिसमें अगर 35 महिलाएं मिल गए तब तो ठीक है।
अगर 35 महिलाएं नहीं मिलती है तो क्या हुआ कि वहाँ से पुरुष को हटाया जाएगा। मान लीजिए 2 महिलाएं कम रही थी तो 2 महिलाओं की जगह पर 2 पुरुष को हटा करके 2 महिलाओं को भर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप समझिएगा आगे जा करके। देखिए यहाँ पे बताया कि 35% की महिलाओं की आरक्षण सीमा पूरी हो जाए। देखिए यदि न्यूनतम स्थान पर महिला अभ्यर्थी होंगी तो उन्हें न हटाकर मेघाक्रम में उनसे ऊपर वाले पुरुष को हटाया जाएगा। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। तो उदाहरण नीचे आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, छोटा कुत्ता डांस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आइए यहाँ पे बताया गया है कि संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना में नियम प्रावधानानुसार गैर आरक्षित वर्ग के 50% का 35% यानी 17.50 अर्थात 17 पद महिलाओं को अनुमान होगा। यानी कि दोस्तों बात करें कि 50% जो सीट बचते हैं उसमें से 35% की अगर बात करें आरक्षित वर्ग, देखिए यहाँ पे जनरल की नहीं, ये आरक्षित वर्ग का हो रहा है, तो 17 पद महिलाओं के लिए अनुमान होगा। परंतु यदि 10 महिलाएं ही चयनित हो पाई हो और मेघाक्रम में नीचे से 7 पुरुष अभ्यर्थियों को जो है हटाकर मेघाक्रम यानी ओपन मेरिट कैटेगरी के अनुसार 7 महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में 16% का 35% यानी कि 5.6 यानी कि 6 महिलाएं जो है उनको अनुमान होगा। लेकिन अगर 4 महिलाएं मिलती है तो मेघाक्रम में नीचे से 2 पुरुष को हटा करके वहाँ पे 2 महिलाओं को जो कि अनुसूचित जाति के होंगे उनको रख लिया जाएगा और यही प्रक्रिया सभी कैटेगरी में किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही कारण रहा कि जो बिहार टीचर बहाली अभी जो हुई जिसमें काउंसलिंग हुई, ठीक है, बिहार स्टेट वाले में, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि महिलाओं की जो है चयनित अधिकतर हो गई, महिला लोग जो है अधिकतर चयनित हो गए, लेकिन पुरुष जो हैं वो बाहर होते चले गए। कारण यही रहा दोस्तों कि वहाँ पे महिलाएं जो है वो कम फॉर्म भरी होगी या फिर महिलाओं की संख्या कम होगी, जिसके कारण जितने भी कम मार्क्स लाए थे महिलाएं उन सबको भर दिया गया और जो अच्छे मार्क्स थे पुरुषों को हटा दिया गया। आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये था 35% आरक्षण का पूरा मामला जो एक एक करके मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है। अब आइए हम बात करते हैं कि आपको रोस्टर बिंदु जो होता है महिलाओं के लिए, जो रोस्टर बिंदु तैयार किया गया है वो किस तरह से। देखिए यहाँ पे ये टोटल 100 जो है पॉइंट बिंदु होता है रोस्टर का, जिसमें बताया गया कि गैर आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग को किस तरह से कितने नंबर पर इनको रखा गया है। देख लीजिए 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 49, 55, 61 ये सब नंबर होता है दोस्तों। जैसे 100 बिंदु होते हैं रोस्टर के, उसी पर सारा जो है कैंडिडेट बोला हूँ कैटेगरी का बहाली जो वो आता है। आइए हम आपको वो भी दिखा देते हैं किस तरह के वो रोस्टर बिंदु तैयार किया जाता है। तो यह है महिलाओं का जो है रोस्टर बिंदु यहाँ पे रखा गया है कि देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटे का। तो सामान्य में 17.50, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में 4.20, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 6.30 और यहाँ पे एसटी कैटेगरी की बात करें तो 0.3 यानी कि यहाँ पे 9 के बराबर आपको सीटें मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बात करें अनुसूचित जनजाति एससी के बारे में तो 5.6 यानी कि यहाँ पे 6% आपको सीटें मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिएगा, ये थोड़ा पुराना वाला है लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वैकेंसी आती है। देखिए ये 100 रोस्टर बिंदु का आदर्श रोस्टर है, ठीक है, भर्ती के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रथम जो 10 है उसी से आपको सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। ये अगर मान लीजिए 10 वैकेंसी आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन 10 वैकेंसी में अनारक्षित यानी कि यूआर के लिए कितना सीट होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट होगा। वहीं बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो 1 और 2 सीट होगा। वहीं बात करें दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 1, यहाँ पे एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं होगा। यानी कि 10 वैकेंसी आती है यहाँ पे तो एसटी का 1 भी सीट नहीं होगा। ये थोड़ा पुराना है, इसमें 35% आरक्षण जो महिलाओं वाला वो इसमें नहीं दिया गया है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल 100 वैकेंसियाँ जब आती है तो उसमें कितने आरक्षित, अनारक्षित और कितने किस वर्ग को कितना सीट मिलता है। देख लीजिए हम यहाँ से एक और थोड़ा सा 20 तक ले लेते हैं। चलिए यहाँ से 20 सीटें अगर निकलती हैं मान लीजिए कहीं पर, तो वहाँ पे अनारक्षित को कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी इनका जो कोटा है वो पूरा हो जा रहा है। यानी कि 20 में से जो है 10 जो है वो आपका 20 में से जो 10 है वो आपको अनारक्षित यानी कि यूआर का हो जा रहा है। यानी कि इनका जो कोटा है वो पूरा हो रहा है। वहीं बात करें बीसी कैटेगरी की तो बीसी में कितने हो रहे हैं, यानी जो पिछड़ा वर्ग होता है, तो देख लीजिएगा एक बार, 1, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद आपका पिछड़े वर्ग की महिला है 3,
यानी कि पिछड़ा वर्ग के महिला एक, यानी 2 सीटें यहाँ पे पिछड़ा वर्ग को और 1 महिला को मिल जा रहा है यहाँ पे, जबकि पहले प्रथम 10 में ये महिलाओं को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यही कारण था दोस्तों कि एसटी, देखिए यहाँ पे एसटी की बात करें तो एसटी का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आप देख लीजिएगा पूरा में, आप देखिएगा प्रथम 100 में एसटी के लिए रोस्टर बिंदु में एक भी सीट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यानी अनुसूचित जाति है, जनजाति नहीं है, देख लीजिएगा। तो यही कारण है कि जब सीटों की संख्या कम होती है तो वहाँ पे एसटी वालों को जो है वैकेंसियाँ कम मिलती है। और सीजीएल 3 में रोस्टर बिंदु के अनुसार ही आपको मात्र 5 सीटें मिली है, जैसा कि बहुत ही दुखद कारण रहा होगा जो भी हो, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, रोस्टर बिंदु के अनुसार आपको नहीं चयनित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं। अब चलिए महिलाओं की अगर हम बात करें कि उनका सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना उचित होगा, तो वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वोमेन कास्ट सर्टिफिकेट बिहार में बनवाने से पहले ज़रूरी बातें, सबसे पहली बात यह है कि महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने से पहले इस बात का ध्यान रखें, वरना जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, महिला का जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार महिला के जन्म स्थान यानी मायके के अंचल कार्यालय के पास होता है। कभी भी भूलकर महिला के ससुराल के अंचल कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन ना करें, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि महिला का जाति प्रूफ करने का अधिकार महिला के माता पिता और जन्म स्थान के अंचल पदाधिकारी को होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले खबर यह है कि जिला प्रशासन का यह आदेश है कि जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि विवाहित महिलाओं के लिए EWS प्रमाण पत्र ससुराल पक्ष के अंतर्गत आने वाले उपखंड कार्यालयों से प्राप्त किए जाएंगे। आय व जाति से संबंधित रिपोर्ट पीहर पक्ष यानी कि पिताजी के घर से संबंधित उपखंड कार्यालय से ले ली जाए। यानी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ साफ कहा गया कि EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रही कई महिलाओं का कहना है कि जब वे पिता के नाम पर व निवास के आधार पर आवेदन करती है तो उनके प्रमाण पत्रों पर बार बार ऑब्जेक्शन लग रहा है, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उनका कहना है कि कई जिलों में पिता के पते व आय के आधार पर प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन जयपुर में नहीं बन पा रहे। ये जयपुर का मामला है। तो खैर जो भी हो, मैं एक बात समझा दूं आपको कि बिहार में जो है आप EWS बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने अंचल अधिकारी से बात कर लेनी चाहिए। यानी कि अपने अंचल अधिकारी, जैसे कि आपके ब्लॉक में जब जाइएगा तो CO अगर मिलते हैं या फिर RO मिलते हैं, यानी रेवेन्यू ऑफिसर मिलते हैं या फिर सर्कुलर ऑफिसर मिलते हैं, तो उनसे एक बार संपर्क करिए कि मैं विवाहित महिला हूं और मुझे EWS प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम कहां से बनाएं, अपने पिता के आय प्रमाण पत्र के अनुसार बनाएं या फिर पति के। तो मेरा मानना है कि आपको सब कुछ पिता के नाम से ही बनाना उचित होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका आवासीय जो है महिलाओं, जो विवाहित महिला है, उनका आवासीय या फिर जाति प्रमाण पत्र कहाँ का हो, तो उसके लिए मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका वो प्रमाण पत्र मायके का ही होगा। ठीक है, अगर आप बिहार से बाहर राज्य में रहते हैं, एक बात समझ लीजिएगा, मान लीजिए आप झारखंड या फिर UP या फिर आपका उड़ीसा या फिर कहीं अन्य राज्यों से आप आए हैं, ठीक है, और बिहार में आपका शादी विवाह हो चुका है, पिछले 10 वर्षों से या 15 वर्षों से आप बिहार में निवास कर रहे हैं, तो आपको किसी सूरत में बिहार का आरक्षण नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पति का नहीं बल्कि पिता के नाम से ही सब कुछ मान्य होगा। ठीक है, तो आपको फिर अनारक्षित ही यहाँ पे माना जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो आप EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। देखिए, अगर महिला के मायके आपके राज्य के अलग राज्य में है, तो उस स्थिति में महिला के मायके वालों से राज्यों से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, न कि ससुराल वाले राज्य से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही बात कही गई है। अगर महिला के मायके अपने राज्य में है जहाँ महिला का ससुराल है, तो उस स्थिति में आप खुद से ऑनलाइन आवेदन कर जाती है, प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और जिसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। अगर महिला का मायके आपके देश के अलग देश में है, तो उस स्थिति में उस देश के महिला को जाति प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ेगा। कभी भी महिला का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करते समय ध्यान दें कि महिला का अस्थायी पता मायके का और वर्तमान पता ससुराल का देना है, और जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कार्यालय महिला के मायके वाला ही अंचल कार्यालय सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आप जब ऑनलाइन करिएगा तो आपका जो ब्लॉक चूज करिएगा या फिर अंचल जो चूज करिएगा, वो आपको उस ब्लॉक को चूज करिए जहाँ पे आपका मायके है। ठीक है, आप ससुराल वाला चूज मत करिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। महिला का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय महिला का पति का नाम देना अति आवश्यक हो जाएगा। यानी कि आप अपने पिता का भी नाम दीजिएगा ही, साथ में नीचे पति का भी नाम पूछता है तो पति का भी नाम आप दे दीजिएगा। महिला का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय महिला आधार कार्ड के साथ साथ पति और महिला के माता पिता विवाह का भी आधार कार्ड अपलोड करना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें था दोस्तों। तो महिलाओं के लिए मैं एक बात कहूँगा कि आप लोग जो डर रहे हैं
कि क्या करें क्या नहीं करें, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप आंख बंद करके अपने जो पिताजी हैं, यानी कि जहाँ पे आपका पिताजी निवास करते हैं, उसी एड्रेस से आप अपना आवासीय, जातीय और EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।